हेलो स्टूडेंट्स, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हम अब तक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के बाकी बचे प्रमुख दो सिद्धांत, मातृसत्तात्मक व पितृसत्तात्मक सिद्धांत और हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। यहाँ हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति व विकास के सिद्धांतों में चौथा सिद्धांत पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इसको हम बहुत विस्तार से नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसका हम बस जिक्र जानने के लिए कर रहे हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत नाम से ही क्लियर हो रहा है और ये मान के चलते हैं, जैसे हमने लीकॉक का ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लीकॉक इसके समर्थकों में है। इसके समर्थकों में सर हेनरी मेन और डिग्वी भी हैं। हम इसे लीकॉक की डेफिनेशन, लीकॉक के स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि पहले एक गृहस्थी, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, फिर समाज, फिर समान नस्ल के व्यक्तियों की जाति, फिर अंत में एक राष्ट्र। इस तरह से सामाजिक श्रृंखला का निर्माण इसी आधार पर हुआ है, ये लीकॉक कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का जो जन्म हुआ है, राज्य का जो उदय हुआ है, वो परिवार का विस्तार है, परिवार से हुआ है, परिवार का बड़ा विस्तृत रूप है, तो उसका जन्म पितृसत्तात्मक परिवार से हुआ, ऐसा ये सिद्धांत मान के चलता है। इसकी प्रमुख मान्यताएं हम देख लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि परिवार समाज की इकाई है, परिवार से ही आगे जाकर के समाज राज्य बने हैं। और ये कहते हैं कि परिवारों में अंतिम सत्ता परिवार के मुखिया जो पिता होता था के हाथों में होती थी। तो ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से परिवार में पिता का कमांड चलता है, पिता के आदेश चलते हैं, उससे आगे जाकर के राज्य का जन्म हुआ है। तो ये कहते हैं कि परिवारों में अंतिम सत्ता परिवार के मुखिया जो पिता होता था के हाथों में होती थी। ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत वाले, पैट्रियार्कल थ्योरी वाले बोलते हैं। तीसरी बात कि धीरे धीरे परिवार की वृद्धि से जाति अस्तित्व में आई, विशाल होते होते जाति ने समुदाय और फिर समुदाय ने समाज का रूप ले लिया, इससे राज्य का उदय हुआ। मतलब कुल मिलाकर के एक पिता की सत्ता वाले परिवार से बड़ा होते होते, विस्तृत होते होते राज्य का जन्म हुआ है, ऐसा ही मान करके चलते हैं। जिस तरह से पिता के आदेश और अनुशासन घर पर चलता है, उसी तरह से सरकार या राज्य की जो संप्रभु शक्ति का यूजर है, उसका आदेश बाकी बचे हुए लोगों पर चलता है। तो इस तरह से वही उसी यूनिट से धीरे धीरे उसी पैटर्न में राज्य का उदय हुआ, विस्तृत होते होते, ऐसा ही मान करके चलते हैं। मतलब ये कहते हैं कि परिवार की वृद्धि से जाति अस्तित्व में आई और विशाल होते होते जाति ने समुदाय और समुदाय ने समाज का रूप ले लिया और इससे राज्य का उदय हुआ। मातृसत्तात्मक सिद्धांत थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ी सी अलग बात करता है और ये कहते हैं कि परिवार से ही हुआ है, वही मान्यताएं हैं, बट ये कहते हैं कि परिवार मातृसत्तात्मक हुआ करते थे, ना कि पितृसत्तात्मक। मतलब ये कहते थे कि उस पुराने जमाने में परिवार पैतृक न होकर के, पितृसत्तात्मक न होकर के मातृक थे, मातृसत्तात्मक थे। क्योंकि स्थायी विवाह का प्रचलन नहीं था, तो माता सुविदित होती थी, पिता नहीं, इसलिए परिवार माता का होता था। तो इतना अंतर है। मानते ये भी यही है कि धीरे धीरे परिवार से ही राज्य का उदय हुआ है। हम इसको, इस सिद्धांत को हम बहुत विस्तार से नहीं देख रहे हैं। हम जो ज़्यादा लोकप्रिय सिद्धांत और ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, ये ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, मतलब नाम से ही जाहिर है कि ये कह रहे हैं कि राज्य बाकी सारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये कह रहे हैं कि ना तो ईश्वर कृत है राज्य, ना ही शक्ति का परिणाम है केवल,
और ना ही किसी एक विशेष दिन घटी हुई घटना है, समझौते के द्वारा भी उत्पन्न नहीं है, बल्कि ये इसका विकास हुआ है इतिहास में, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। तो ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति, ये मान के चलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सप्रयास नहीं बल्कि स्वतः ही स्वाभाविक रूप से हुई है। मनुष्य संगठन के कुछ रूप प्रकट हुए, ऐसा ये कहते हैं, और उन्हीं में सुधार होते होते क्रमिक रूप से राज्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं मनुष्यों के बीच में जो उत्पन्न हुई और उनसे राज्य की उत्पत्ति हुई। कोई एक रीजन नहीं है, कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण थे जिनसे राज्य का उदय माना जा सकता है, और वो भी धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, धीरे धीरे बना है राज्य जाकर के। और उसके पीछे कुछ एक रीजन है, कई रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है। तो उन कुछ रीजन से राज्य का धीरे धीरे उदय हुआ है, ऐसा ही मान के चलते हैं। मतलब हम यहाँ स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति का निश्चित समय व कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है। इसके प्रमुख प्रतिपादकों में मैकाइवर का नाम लिया जा सकता है। ये मैकाइवर, अब ये जो सिद्धांतवादी विचारक हैं, ये कुछ एक तत्व गिनाते हैं, कुछ मानव संगठन के कुछ रूप गिनाते हैं, कुछ फैक्टर्स गिनाते हैं अलग अलग, जिनसे राज्य का विकास हुआ है या राज्य का उदय हुआ है। तो ये पहली चीज ये कहते हैं स्वजन समूह या रक्त संबंध, और साथ में मानव का सामाजिक स्वभाव, किनशिप और नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट्स, ये रीजन होती हैं। एक रीजन होता है, एक तत्व होता है जिससे आगे चल करके राज्य का विकास होता है। ये कहते हैं, मैकाइवर कहते हैं। जैसे मैकाइवर को स्पेशली हम इसके प्रमुख प्रतिपादकों में जिनका नाम लिया जाता है, वो कहते हैं कि स्वजन समूह मतलब अपने सगे संबंधियों का समूह, अपने परिवारजन का समूह, समाज को, और आगे चलकर समाज राज्य को जन्म देता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके विवाह होते हैं, कई रिश्ते नाते पैदा हो जाते हैं और सगे संबंधियों का एक समूह उदित हो जाता है जो आपस में जुड़ा होता है। तो मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध या स्वजन समूह मतलब किनशिप राज्य को, समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। और वो कहते हैं कि प्रारंभिक समय में संभवतः रक्त संबंधी एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन था। रक्त संबंध से ही आगे जाकर के राज्य बना। राज्य के लिए भी जरूरी चीज होती है कि लोग एक हों, वो एक यूनिट के रूप में फील करें, यूनाइटेड हों, तो वो रक्त संबंध ही लोगों में वो चीज लाता है। तो वो ये मान के चलते कि ये एक तत्व था, एक मुख्य तत्व था जिससे लोगों में वो राज्य की अनिवार्य चीज मतलब एकता, एक साथ रहने की इच्छा पैदा हुई। दूसरा तत्व वो बताते हैं ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत वाले अलग अलग फैक्टर्स, जो बाद में हम देखेंगे कि चेन भी है इनके बीच में, बट ये कुछ एक 5 फैक्टर्स वो बताते हैं जिनसे जिन्होंने राज्य के उदय में योगदान दिया। तो दूसरी बात जो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी ने भी, संपत्ति ने भी बड़ा योगदान दिया। और वो कहते हैं कि संपत्ति के उदय के साथ स्थायी परिवार शुरू हो जाता है, एक साथ रहना शुरू हो जाता है, निवास के लिए एक घर मतलब भवन जरूरी हो जाता है, विवाह और संपत्ति साथ चलते ही हैं, पिता का प्रभुत्व भी यहाँ शुरू हो जाता है, मतलब प्रभुत्व और नियंत्रण जैसी भावनाओं का उदय हो जाता है संपत्ति के उदय के साथ ही। तो ये राज्य के विकास की कहते हैं कि दूसरी कड़ी भी थी संपत्ति के उदय की अवस्था, और संपत्ति के उदय के साथ ही ये सारी चीजें पैदा होने लग जाती हैं, परिवार, निवास, विवाह, प्रभुत्व और नियंत्रण जैसी बातें
जो राज्य को आगे जा कर के जन्म देती हैं। मतलब नियंत्रण और प्रभुत्व जैसी जो भावनाएं हैं ये राज्य से जुड़ी हुई हैं। राज्य भी प्रभुत्व का प्रयोग करता है, नियंत्रण का प्रयोग करता है। तो संपत्ति पर प्रभुत्व जमाना, संपत्ति की सुरक्षा करना, संपत्ति पर नियंत्रण रखना, परिवार पर नियंत्रण रखना, ये सब चीज़ें आगे जा कर के राज्य को जन्म देती हैं। मतलब ये एक ये भी एक फैक्टर है, पर इससे जुड़ी हुई भावनाएं राज्य से जुड़ी हुई हैं और ये आगे जा कर के राज्य को जन्म देती हैं। धर्म भी ये कहते हैं, धर्म भी एक कारण बनता है राज्य के उदय का। रिलीजन और उससे जुड़े हुए रीति रिवाज भी, कस्टम्स भी राज्य के उदय में एक कारण बनते हैं। तो वो इस सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि प्रारंभिक समय में जो मनुष्य था वो डरपोक था, भीरू था, वो धार्मिक भावनाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो एक ही धर्म और एक ही देवता में श्रद्धा रखने वाले लोगों में जुड़ाव स्वाभाविक था। तो ये एकता वाली चीज़, जुड़ाव वाली चीज़ जो राज्य के लिए ज़रूरी होती है, ये धर्म से पैदा हुई। और कुछ चीज़ें भी पैदा हुई कि साथ में जब प्राकृतिक कुछ आपदाएं आती थी या प्रकृति के रहस्यों से जब मनुष्य अनजान होता था तो उसके प्रकोपों को अलौकिक समझ के भयभीत होता था। तो झाड़ फूंक, जादू टोना, पूजा पाठ वगैरह का सहारा लिया जाने लगा। धीरे धीरे वो सब चीज़ें रीति रिवाज बन गई। तो रीति रिवाज मतलब कुछ ऐसे नियम जो कठोर थे, जिनको मानना पड़ता था सबको। तो उन रीति रिवाजों ने सारे समाज को कड़े नियमों से बांध दिया और एक जैसा व्यवहार करने के लिए विवश कर दिया। तो ये राज्य में भी यही सब होता है कि कुछ कानून होते हैं और उनको मानना ही पड़ता है। तो ये धर्म से जुड़ाव पैदा हुआ, एक साथ रहने वाला भाव पैदा हुआ, आपस में एकता की भावना, और रीति रिवाजों से कुछ कानून जैसी चीज़ें, कानूनों को मानने वाला भाव, एक जैसा व्यवहार करने वाली बात पैदा हुई। तो जब रीति रिवाज स्थापित हो जाते हैं तो उनको फिर फोर्सफुली बनवाया भी जाता है। तो नेतृत्व का भी उदय होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो अपनी बात दूसरों से मनवाते हैं और इस तरह से शासन के अनौपचारिक अंग उभर कर के आते हैं, नेतृत्व उभर कर के आता है और आज्ञा पालन, आदेश का पालन करवाना, ये सब चीज़ें उभर कर के आती हैं। चौथी चीज़ जो ये कहते हैं कि जिसने राज्य के उदय में एक महत्वपूर्ण असर डाला वो है शक्ति या पावर, जिसका ये हम पहले भी पूरा सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं कि बल प्रयोग से राज्य का उदय हुआ। तो ये भी यही कहते हैं कि जो लोग दूसरे की गतिविधियों का संचालन करते हैं या उन्हें आदेश देते हैं वो अपनी शक्ति के प्रति चिंतित रहते हैं और शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये कहते हैं कि उस पुरानी सामाजिक अवस्था को, जिसमें राज्य नहीं था, उसको राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही किया गया। मतलब निजी संपत्ति जब पैदा हो गई, निवास स्थान जब सुनिश्चित होने लगे, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार किया जाने लगा। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर लोगों को सुरक्षा दे सकता था, उसकी बात मानी जाने लगी, उसका आज्ञा पालन किया जाने लगा, उसके फॉलोअर हो गए, उसके सबऑर्डिनेट्स हो गए। और इस नेता की अधीनता में ये भी हुआ कि एक कबीला दूसरे से संघर्ष करने लगा और जो विजयी होता था वो राजा बन बैठा। तो इस तरह से ये कहते हैं कि शक्ति से या युद्ध से राजा का जन्म होता है और इस तरह से ये भी एक कारण बनता है राज्य के उदय का। पांचवी बात ये कहते हैं कि राजनीतिक चेतना भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिससे राज्य का उदय होता है। और ये कहते हैं कि जब लोग निश्चित प्रदेश पर बस गए, आजीविका के स्थायी साधन निश्चित हो गए, तब लोगों में व्यवस्थित जीवन और अनुशासन बनाए रखने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। तो उनको खुद ही उनमें चेतना का उदय हुआ, उनमें इच्छा का उदय हुआ और उन्होंने उन नियमों के पालन करने के लिए, उन नियमों को बनवाने के लिए राजनीतिक संगठन की ज़रूरत महसूस की। और उसने इस चेतना ने, इस सुव्यवस्था की चेतना ने कि अनुशासन स्थापित हो और हम एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जिएं,
तो उनमें खुद में ही चेतना जगी और उसने इस चेतना ने राज्य के निर्माण में, राज्य के विकास में उनको प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे इस तरह से राज्य स्थापित हो गया, क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे, क्योंकि उनमें राजनीतिक चेतना थी, वो ऐसा करना चाहते थे। तो इस तरह से ये कहते हैं ऐतिहासिक सिद्धांत वाले इसके समर्थक कि इन 5 तत्वों ने स्वजन समूह या रक्त संबंध, संपत्ति, धर्म और रीति रिवाज, शक्ति और राजनीतिक चेतना, इनने मिलकर के, किसी एक तत्व ने नहीं बल्कि इन सब ने मिलकर के राज्य के उदय में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है और इनसे मिलकर के राज्य का उदय हुआ है। और ये कहते हैं कि ये तत्व पृथक पृथक भी महत्वपूर्ण है और आपस में चेन की तरह बंधे हुए भी हैं, कि पहले रक्त संबंध पैदा हुआ, फिर संपत्ति का उदय हुआ, धर्म और रीति रिवाज बने, शक्ति का भी प्रयोग हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब राजनीतिक चेतना और इच्छा शक्ति पैदा हुई तो राज्य उदित हुआ और स्थिर हुआ, स्थायी हुआ। इस तरह से राज्य का जन्म हुआ। ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है और आधुनिक है, इसलिए इसको और ये तार्किक भी दिखाई देता है, तो इसको सबसे ज़्यादा नज़दीक मान सकते हैं हम राज्य के उदय के सिद्धांतों में, जो सच्चाई की बात करता है। धन्यवाद।